हाँ जी बिल्कुल। नहीं बेटा, कल हो जाएगा बेटा। नहीं ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं है, लेकिन मैं करा दूंगा बेटा, आप लोगों से हो तो। हाँ जी, तो चैप्टर 3 कंप्लीट हो गया था अपना, और 4 बड़ा ही मजेदार टॉपिक है बेटा। सो आइए स्टार्ट करें चैप्टर 4। 4.1। तो आइए बच्चों, आपको भारत की कहानी सुनाए। तो बेटा, इस चैप्टर में प्राचीन भारत से लेकर और आज तक की जो इंडिया की कहानी है वो आपको सुनाई जाएगी बेटा, और कैसे पॉलिसीज बनती हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं कि पॉलिसीज कैसे बनती है। जैसे रमन है, रमन जो एक कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट है, और इसने एक ऐप बनाया बेटा। क्या बनाया बेटा? किसके लिए बनाया? अंधे स्टूडेंट्स के लिए। उसका एक फ्रेंड है अली, वो आपकी ही तरह है, सीए रैंक होल्डर है आप लोगों की तरह। अली के पास काफी सारे ऑफर है आप लोगों की तरह, 2 बड़ी ऑडिट फर्म से है, एक कंसल्टिंग कंपनी से है। रमन टेक्नोलॉजी के बारे में जानता है, लेकिन वो नहीं जानता है अबाउट फाइनेंस, लॉ, गवर्नमेंट पॉलिसीज। दूसरी साइड पे जो अली है, उसको टेक्नोलॉजी, जैसे आप लोगों को टेक्नोलॉजी की नॉलेज नहीं है, लेकिन आप जानते हो अबाउट पेटेंट, लॉ, आईपीआर, जीएसटी। अभी नहीं जानते हो लेकिन जान जाओगे। अली अंडरस्टैंड द कमर्शियल पॉसिबिलिटीज ऑफ रमन्स इनोवेशंस। सो उन्होंने मिल के काम करने का डिसीजन लिया और मिल के काम किया। तो किसी भी इकोनॉमी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वहां का लीगल प्रोसेस, टैक्स पॉलिसीज, बिजनेस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये सब वहां पर इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर बांग्लादेश की बात करें, वैसे तो गरीब देश है लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं, कोई बुरी बात नहीं है। बांग्लादेश में सेकेंड हैंड फॉरेन कार्स का इंपोर्ट अलाउड है, यानी वो सेकेंड हैंड कार इंपोर्ट कर सकते हैं, इंडिया में नहीं कर सकते। और इंडिया में सेकेंड हैंड तो क्या, आप नई कार भी इंपोर्ट करके बेच नहीं सकते। हाँ, चलाने के लिए मंगा सकते हो आप, पॉलिसी है। हमारी पॉलिसी है कि किसी कंपनी को अगर कार बेचनी है तो कार बनानी पड़ेगी यहीं पर। इसलिए टेस्ला इंडिया में नहीं आ रहा। टेस्ला कहता है मैं इंडिया में कार तो बेचना चाहता हूं, लेकिन मैं अपना प्लांट इंडिया में नहीं लगाऊंगा। तो प्लांट नहीं लगाना चाहता तो भाग ले यहां से, यहां तो वही कार बेचेगा जो अपना प्लांट लगाएगा। अब इसका फायदा किसने उठाया बांग्लादेश में? टोयोटा ने।
टोयोटा ने इस पॉलिसी का फायदा कैसे उठाया? वो सेकंड हैंड टोयोटा कार बेचता है वहां पे, वो रिफर्बिश्ड कार बेचता है बेटा, जो वो खरीदते हैं बाय बैक स्कीम में। जब आप टोयोटा की कार खरीदने जाएंगे ना, तो वो आपको बाय बैक ऑफर देते हैं। बाय बैक का ऑफर का मतलब आज आप कार ले जा रहे हो 25 लाख रुपए की, तो 25 लाख रुपए की जो कार है ये आप चला लो आराम से, और 5 साल बाद अगर बेचना चाहोगे तो हम आपको 15 लाख रुपए दे देंगे। तो आदमी सोचता बढ़िया है, 5 साल कार भी चला ली, 15 लाख भी मिल जाएगा, तो बाय बैक स्कीम में खरीद लेते हैं और फिर करते हैं उस कार को रिफर्बिश्ड, नया बना देते हैं उसको। इंजन विंजन में जो खराबी होती है ठीक कर दिए, टायर वायर लगा दिए, बॉडी वॉडी पेंट, गाड़ी एकदम नई करके और दोबारा बेच देते हैं यहां पर। यानी कि प्रॉफिट कमाया 2 बार। यानी पहले 35 की बेची थी, 2-4 लाख तो कमाए होंगे, अब वापस कितने खरीदी उन्होंने? 20 की खरीदे मान लो, तो 20 में 2-4 लाख रुपए, 2 लाख रुपए ऊपर लगा के और वापस अगर 26-27 में भी बेची तो भाई साहब डबल कमाई होगी ना। लेकिन इंडिया, भाई साहब हमारी गवर्नमेंट पॉलिसी है कि हम किसी भी फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर को अलाउ नहीं करते कि वो इंपोर्टेड कार बेच सके। इंडिया में कार बेचनी है तो इंडिया में कार बनानी पड़ेगी। और जब ये यानी कि टोयोटा इंडिया में आया था तो इसने भी जॉइंट वेंचर किया था किर्लोस्कर मोटर के साथ। जैसे सुजुकी का कोलैबोरेशन है मारुति के साथ, है ना। लेकिन बेसिकली हुंडई की 100% सब्सिडरी है, उसने अपनी खुद की पूरी कंपनी यहां पे फैक्ट्री लगाई है, उसने किसी के साथ कोलैबोरेशन नहीं किया। तो इंडिया का रूल ये कहता है कि इंडिया में कार बेचनी है तो कार बनानी पड़ेगी। हां, आपको चलाने के लिए चाहिए तो आप इंपोर्ट कर सकते हो। जैसे आपको टेस्ला चलानी है, आप इंपोर्ट कर लो, हमने आपको मना नहीं किया, तो आप इंपोर्ट कर सकते हो अपने खुद के लिए। इंडिया में रोल्स रॉयस नहीं बनती है बेटा, लेकिन अमिताभ बच्चन के पास है, और भी कई एक्टर्स के पास है। हाँ बेटा, रितेश देशमुख के पास, इतना अमीर है वो। गुड, ये अच्छी पॉलिसी है बेटा। इससे इंडिया में एफडीआई आता है बेटा, बाहर से कंपनी आती है, इंडिया में प्लांट लगाती है, एक तो पैसा लेके आती है, दूसरा अपनी टेक्नोलॉजी लेके आती है, तीसरा यहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट देती है। हमें सिखा रहे हैं वो लोग, तभी तो आजकल हम बढ़िया कार बना पाते हैं, क्योंकि उनसे सीख सीख के हमने आइडिया ले लिया, आइडिया। तो अब हम भी बढ़िया कार बनाने लगे हैं, क्योंकि अब हमारे पास भी क्या है बेटा? आइडिया। लेकिन कंडीशन ये भी है कि जो कंपनीज बाहर से इंडिया में आएंगी वो 25% कंपोनेंट भी इंडिया से ही लेगी। कंपोनेंट्स, टायर, मतलब जो भी सामान लगेगा ना उसमें 25% इंडिया का होगा। तो बेटा इंजन तो इंडिया का लगाएंगे नहीं वो लोग, तो इंडिया में वो वाले सामान लगाते हैं जिससे परफॉर्मेंस पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो 25% कंपोनेंट में वो लगाते हैं यहाँ के ग्लासेस, शीशे, टायर्स, बॉडी, तो 25% में वो कंपोनेंट लगाते हैं बेटा वो लोग, इंजन नहीं। इंजन अपना खुद का लेके आते हैं बेटा। इंजन के मामले में जापानीज कंपनीज बहुत बेटर होती है बेटा। टोयोटा, टोयोटा सबसे पहले इंजन के मामले में, दूसरा होंडा। जब से होंडा इंडिया में लॉन्च हुई है तब से आज तक एक भी होंडा कार का इंजन खराब नहीं हुआ है, ये एक रिकॉर्ड है बेटा, एक सिंगल व्हीकल का भी। तो ऐसी गाड़ी लो जिसका इंजन खराब ना हो बेटा। तो 25% कंपोनेंट लगाने पड़ेंगे। आओ हिस्ट्री पढ़ेंगे बेटा आज, इतिहास। वंस अपॉन अ टाइम गौरव चौधरी के पास भी है रोल्स रॉयस। बेटा अपने पास नहीं है ना बेटा, अपने पास आएगी उस दिन खुश होंगे बेटा, ऐसे किसी के पास भी हो बेटा क्या फायदा बेटा। इंडिया में पब्लिक पॉलिसीज को लेके हमने शुरू से बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए बेटा, और ये होता था हमारी यूनिवर्सिटीज में, जो कि आप जानते हैं तक्षशिला, नालंदा, वैशाली।
लोग बाहर से पढ़ने के लिए हमारे पास आते थे, यानी हम कुछ बढ़िया ही पढ़ाते होंगे शायद, और आज हमारे बच्चे पढ़ने कहा जाते हैं बेटा, क्योंकि यहाँ पे पढ़े लिखे गंवार पैदा होते हैं बेटा, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम में दम नहीं है। अरे बच्चों को सिखाओ, रटाओ मत, बच्चों को सिखाओ। और सिखाने में सबसे ज्यादा चीज बेटर क्या है बेटा, कि इस तरीके से सिखाया जाए कि उनको याद रहे। आपको बताया था लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन, पता है आपको? हमारा ब्रेन दो पार्ट में डिवाइडेड है, लेफ्ट और राइट। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लेफ्ट, क्योंकि लेफ्ट में जो सेव हो जाता है ना वो परमानेंट सेव होता है, और राइट में जो सेव होता है ना वो टेम्परेरी सेव होता है। पढ़ाई हमेशा राइट में जाती है बेटा। लेफ्ट में क्या जाता है? माहिष्मती के राजा कौन थे? कौन थे माहिष्मती के राजा? देखा, बाहुबली के भाई का नाम क्या था? देखा, उसको नहीं भूलेंगे ये लोग। देखो, सेव देना को बाद में डिस्कस करेंगे। बेटा मेरे लेफ्ट में बहुत कुछ सेव है बेटा, मेमोरी कुछ ज्यादा भरी है बेटा, तो यहां पे सेव देने के लिए जगह नहीं है बेटा। बेसिकली मुद्दा क्या है? मूवीज देख के याद हो जाती हैं, क्योंकि उसमें हमें इंटरेस्ट आता है। इंसान अपना नाम कभी भी नहीं भूलता, अपने पेरेंट्स का नाम कभी भी नहीं भूलता। ऐसे किसी वजह बोला तेरे पापा का नाम क्या? एक मिनट रुको, याद नहीं करना पड़ता, उसको पता होता है कि मेरे पापा का नाम क्या है। तो लेफ्ट ब्रेन जो है ना वो सबसे काम की चीज है बेटा। आपने उनकी शादी में जाना है, छोड़ो फिर उनको बेटा। मुद्दा यह है कि राइट ब्रेन जो है ना वो फालतू की बातें, चाहे वो काम की हो या फालतू की हो, जो राइट में गया ना बेटा वो ज्यादा टाइम के लिए नहीं है, टेम्परेरी मेमोरी है बेटा। अब उसको कैसे याद रखा जाए? तो नॉर्मली बहुत ज्ञान है बेटा हमारे पास, और याद रखने का तरीका यह कहता है कि आप किसी चीज को अगर आज पढ़ रहे हैं और आपने अगर आपको उसको आज याद रखा, या आज एक बार आपने रिपीट कर लिया, आज पढ़ा, आज रिवाइज कर लिया, तो एक वीक के लिए वो चीज आपके माइंड में सेव हो जाती है। और एक वीक खत्म होने से पहले अगर आपने उसका एक रिवीजन और किया तो एक महीने के लिए वो चीज आपके माइंड में सेव हो जाती है राइट में, और इससे ज्यादा मेमोरी कैपेसिटी नहीं है बेटा। यानी अब आपको एक महीने और याद रखना है तो एक महीने के अंदर उसका एक और रिवीजन होना चाहिए, तब रहेगा राइट में सेव। नॉलेज बहुत थी हमारे पास, बहुत मतलब बहुत। हाँ बेटा, लेफ्ट में सेव करने के लिए उसमें इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा बेटा। जिन चीजों में आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो गया ना वो लेफ्ट में सेव है बेटा। फॉर एग्जाम्पल अभी गाना गाने के लिए बोलूंगा, पूरा गाना गा दोगे आप, एक एक लाइन एक एक वर्ड याद होगा आपको, मेरे देश की धरती सोना उगले। सो नॉर्मली क्यों याद हो जाते हैं गाने? इंटरेस्टिंग होते हैं। मैंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम में चेंज होना चाहिए। एक बच्चे ने कहा कि साहब ऐसे तो हम याद कैसे कर पाएंगे, हिस्ट्री भी तो पढ़ना जरूरी है। मैंने कहा आसान तरीका, डॉक्यूमेंट्री बना दो उसकी। अरे आपने बाहुबली देखी, आपको एक एक राजा का नाम याद हो गया, कुंतल राज्य कौन सा था, ठीक है, गुड। तो राइट थोड़ा बहुत तो काम कर ही रहा है ना। तो यार टीवी पे रोज आती है, किसी ना किसी चैनल पे चलाओ तो बाहुबली। अरे नहीं नहीं, आजकल तो बाहुबली के साथ भी ऐसा हो गया। एक चैनल तो ऐसा है जो शायद भोजपुरी पता नहीं कौन सा,
उसमें सुबह बाहुबली 1, शाम को बाहुबली 2, फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 फिर रोज ही कहानी है हमारी। पता नहीं भगवान जाने कौन सी है। यूनिवर्सिटीज में हमें सिखाया गया, और इस टाइम जो नॉलेज होती थी ना बेटा, वो थियोरिटिकल नॉलेज नहीं होती थी। पहले के टाइम में जब बच्चे गुरुकुल जाते थे तो गुरुकुल पे जाके किताबें नहीं पढ़ते थे, वो गुरुकुल में जाके सीखते थे हथियार चलाना, यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज। ये जो स्टूडेंट्स आज भी पढ़ रहे हैं, एक चीज बताऊं मैं आपको, इंजीनियरिंग कॉलेज में बच्चे को 4-5 साल में इंजीनियर बना देते हैं वो लोग, क्योंकि वो उससे थ्योरी नहीं पढ़ाते उसको। सामने मशीन पड़ी, बड़ा लग जा जा। अब वो अपने आप एक बार बनाएगा, 2 बार बनाएगा, गलती करेगा, 3 बार 4 बार, कब तक गलती करेगा, सीख जाएगा। तो चीजों को ऐसे सिखाया जाए, और पहले हमें ऐसे ही सिखाया जाता था। इतनी नॉलेज थी हमारे पास। लोग कहते हैं कि आपका साइंस जो था इंडिया का वो इतना डेवलप नहीं था। तो मैं जानना चाहता हूं कि वो जो पिलर है अशोक वाला, उसके ऊपर ऐसा कौन सा केमिकल लगाया था जिससे आज तक जंग नहीं लगी उसके ऊपर, और वो ओपन में है, बारिश आंधी तूफान सब झेलता है वो। तो आप लोहे को खुला छोड़ दो, जंग लग जाएगी उसके ऊपर। आज उस पर क्यों नहीं लगी भाई? ऐसा कौन सा केमिकल लगाया था? हमारा साइंस डेवलप नहीं था। ये लोग कहते हैं कि इंडिया जो था वो बैकवर्ड था। अरे हमसे बेटर साइंस तो आज तक नहीं है। आज तक कोई भी ऐसा केमिकल नहीं बना पाया जिससे आयरन पे जंग ना लगे। हमने बना दिया था आज से हजारों साल पहले। फिर कह रहे कि इंडियन साइंस डेवलप नहीं था। अरे क्या नहीं बनाया इंडिया ने? ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको इन्वेंट इंडिया ने ना किया हो। प्लेन सबसे पहले हमारे पास था, हां प्रूफ नहीं है, बेटा रावण के पास था पुष्पक विमान। पूरा वर्ल्ड ही जानता है कि सर्जरी इंडिया ने दी है। मानते हो इस बात को? 0 हमने दिया, स्टैट्स हमने दिया, और फिर लोग कहते हैं कि इंडिया ने क्या दिया। अरे इंडिया ने ही सब कुछ दिया, लेकिन हमारे पास उसके रिकॉर्ड्स नहीं है, क्योंकि एविडेंस जला दिए गए थे यहां पर। मैंने सुना है कि ये जो लाइब्रेरी जलाई गई थी, कई हफ्तों तक ये लाइब्रेरी जलती रही थी। यहां पर इतनी बुक्स, इतने रिकॉर्ड्स थे। क्या होता है वो मरकरी? मरकरी जानते हैं आप लोग? उससे गोल्ड बनाया जा सकता है, पता है? इसकी टेक्निक भी हमारे पास थी। यहां पर बुक्स में लिखा हुआ था कि आप मरकरी से क्या बना सकते हो, गोल्ड। लेकिन अब ये सारे रिकॉर्ड खत्म, जला दिए ब्रिटिश रूल में। बड़ा हमसे बेटर थे। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना आपने कभी? उनके ग्रेट इंटेलेक्चुअल गुरु थे। इनके बनाए हुए कॉन्सेप्ट आज भी काम आते हैं, आज भी। क्योंकि प्रोग्रेसिव टैक्स इन्होंने बनाया था। प्रोग्रेसिव टैक्स मींस एज इनकम इंक्रीजेस, रेट ऑफ टैक्स ऑल्सो इंक्रीजेस। किससे बनाया? चाणक्य ने। किससे बनाया? और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कौन है? तू कौन, मैं खाम का। उनका बनाया हुआ एक भी कॉन्सेप्ट आज काम नहीं आता, एक भी। कभी पूरी बुक में पढ़ा क्या एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट? मार्शल जाता है हर जगह, गाना आए या ना आए, गाना चाहिए। और कॉन्सेप्ट बनाना आए या ना आए, फैक्ट है बेटे। तो ये चाणक्य है। चाणक्य यानी कौटिल्य, यानी कि विष्णुगुप्त। इन्होंने अपनी पब्लिक पॉलिसी बनाई थी, टैक्स सिस्टम बनाया था, और इनडायरेक्ट टैक्स का सिस्टम भी यही लाए थे बेटा। राजा ने पूछा कि टैक्स कैसे लगाया जाए? बोले टैक्स ऐसे लगाओ कि पब्लिक पे भी कर दे और पता भी ना चले। बोले ऐसे कैसे पॉसिबल है? आज भी टैक्स देगा, पता नहीं चलेगा। बोले महाराज बहुत सिंपल सी बात है, मधुमक्खी होती है, हनी बी, वो फूल पर बैठती है और रस निकाल लेती है और उससे शहद बनाती है, पता नहीं चलता उसको। तो इनडायरेक्ट टैक्स आज वही है कि आदमी पे कर रहा है लेकिन पता नहीं है। क्योंकि आप तो 10 रुपए का चिप्स का पैकेट लाते हो और ये सोच के खा लेते हो कि 10 रुपए के खा लिए चिप्स। 10 रुपए के चिप्स नहीं थे बेटा, चिप्स तो 7-8 रुपए के थे। 2 रुपए टैक्स था, और वो टैक्स आप पर नहीं था, वो टैक्स था उस कंपनी पर। लेकिन उसने वसूला किससे? आपसे, और आपने दे भी दिया और पता भी किससे? जैसा कॉन्सेप्ट है। लेकिन फिर भी फादर ऑफ इकोनॉमिक्स
हाँ बेटा, हमारे पास, हाँ बिल्कुल इसकी बुक अपने पास है, अर्थशास्त्र, कौटिल्य अर्थशास्त्र में अवेलेबल है संस्कृत में अभी भी। बेटा मानेगा कौन? 200 साल उन्होंने राज किया था बेटा हम पे, और 2 साल में बेसिकली कोई रिकॉर्ड्स उन्होंने छोड़े ही नहीं हमारे पास। ये बुक जो दोबारा लिखी गई है, तो ये दोबारा लिखी गई उन लोगों के द्वारा जिन्होंने पहले उनके कॉन्सेप्ट पढ़े हुए थे, उनकी बुक पढ़ी हुई थी, उन्होंने उसको क्या किया, सिर्फ दोबारा लिखा है। आपके पास एग्जैक्ट कॉपी अवेलेबल नहीं है। वो कहेंगे तो सेकंड कॉपी है, आपने आज ही बैठ के लिखी है, जबकि हम जानते हैं कि बेटा ये सिस्टम पहले चला रहा है बेटा। तो हमने तो सिस्टम बहुत पहले डेवलप कर लिए थे, लेकिन हमारे पास प्रूफ नहीं है। बुक लिखी थी उन्होंने कौन सी? बहुत सारी पॉलिसी बनाई, ग्रीक सिटी में भी बनाए गए, फिलोसफर भी आए, प्लेटो आए, अरस्तु आए, इन्होंने बहुत सारी पॉलिसी बनाई। और उसके बाद टाइम आया, अगर लाखों लोगों को मारने के बाद मैं अहिंसा को अपना लूं, तो क्या मुझे ग्रेट कहलाने का हक है क्या? और है तो प्लीज एक बार मौका दो। लाखों नहीं थी, खाली 400-500 बस, इतनों को उड़ा के मैं खुश हो जाऊंगा। और उसके बाद, हाँ बेटा, अरे ना मेरे बेटे, आप लोगों से कोई दुश्मनी थोड़ा है बेटा मेरे को, ना 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 ना। एक स्टूडेंट जो होता है ना, वो टीचर के लिए अपने बच्चों की तरह होता है बेटा, और अपने बच्चों को मारने की कोई नहीं सोचता बेटा। सो डोंट वरी, आपको नहीं बेटा। लेकिन बच्चों की तरह, अभी थोड़ी देर की पापा टॉफी है ना बेटा। ध्यान से सुने, बच्चों की फीस भर दो। मुझे लगता था कि इंडिया में गरीब लोग रहते हैं, वाकई में मतलब गलत बात है बेटा ये। एक वॉर हुई थी, युद्ध हुआ था कलिंग, कलिंग का युद्ध, और उस कलिंग वॉर में हजारों लाखों लोग मारे गए थे, बहुत बड़ी वॉर थी वो। और उस वॉर के बाद अशोक ने डिसाइड किया था कि भाई अब हम हिंसा नहीं करेंगे। लेकिन ये डिसीजन अगर इन्होंने बचपन से लिया होता, और ऐसे थे तो बचपन से ही होते। महात्मा बुद्ध को देखिए, उन्होंने बचपन से ही ये था कि नहीं, ये सब हिंसा और ये सब नहीं होना चाहिए, इसलिए वो महान कहलाने लायक है, उनको महान कहा जा सकता है। महात्मा बुद्ध हुए, और क्या नाम था उनका, महावीर स्वामी हुए, बचपन से वैसे थे ना वो, कभी किसी का बुरा नहीं किया, उसको कह सकते हैं अपन ग्रेट, वो ग्रेट है। लेकिन ये ग्रेट कैसे हो गए? ये पॉलिसी थी पीस एंड हार्मनी, लेकिन लोगों को मारने के बाद गुप्तास, चंद्रगुप्त और ये सब जो थे, इनके टाइम में भी बहुत सारी पॉलिसीज बनाई गई। अलाउद्दीन खिलजी ने भी टैक्स रिफॉर्म किए थे, बट अरे वाह, डू यू नो अलाउद्दीन खिलजी? वो पद्मावत में था, उसको टैक्स का टीवी पता होगा, जो रिफॉर्म कर दिया उसने, उसको देख के लगा कि टैक्स के बारे में जानता भी होगा वो। लेकिन उन्होंने टैक्स रिफॉर्म किए, ऐसा इनका कहना है। अकबर द ग्रेट ने लैंड रिफॉर्म किए। अकबर भी क्या थे बेटा? अंडर द लीडरशिप ऑफ टोडरमल। हाँ, टोडरमल जो थे, इनको उन्होंने काम दिया था रिफॉर्म करने का, तो इनके पास पावर थी, तो इनकी लीडरशिप में लैंड रिफॉर्म हुए थे। टोडरमल
आमेर के थे, जयपुर के। भारमल के बेटे। डू यू नो भारमल? महारानी जोधा के पापा। देखी होती तो याद होता बेटा। गुड बेटा, बड़ी अजीब कहानी है बेटा वो। बाद में अंडर द ब्रिटिश रूल फिर हमारे पास अंग्रेज आ गए। यहां पर पहला क्वेश्चन बनेगा आपके लिए। दादा भाई नौरोजी की बुक थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसपे उन्होंने बताया कि ब्रिटिश जो थे वो कैसे इंडिया का पैसा बाहर ले जा रहे थे। उन्होंने जमींदारी सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव था यहां का सारा पैसा कहां ले जाना, बाहर। यहां पर बनेंगे दो क्वेश्चन। पहली बात, दादा भाई नौरोजी की बुक का नाम क्या है? पॉवर्टी एंड रूल इन इंडिया। और दूसरा क्वेश्चन, ये बुक किसने लिखी थी? लोग कहते हैं कि ब्रिटिश जो थे ना वो बहुत बुरे थे और बहुत टॉर्चर किया उन्होंने। झूठ बोलते हैं वो लोग, झूठ बोलते हैं। ये जमींदार इंडियन ही थे बेटा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनसे कहा कि आप प्रोडक्शन का 25% एज रेंट वसूल करेंगे, लगान, और हमें 20% दे देंगे, 5% आपका। आप भी तो मेहनत कर रहे हो ना, तो 5% आपको मिलना चाहिए, मजे करो। इन्होंने सीधा किसानों से 75% ले लिया, इनको दिया 20% और खुद के पास रखा। जिसने जान लगा के मेहनत करके फसल उगाई उससे मिला 25। जिसने ये रूल बनाया था कि आपको कलेक्ट करना है उसको मिला 20, इनको मिला 55। ये इंडियन थे, ये ब्रिटिश नहीं थे। जलियांवाला बाग में ऑर्डर देने वाला ब्रिटिश था, गोलियां चलाने वाले इंडियंस थे। उसने ऑर्डर दिया, जनरल डायर ने, फायर। उन्होंने ये देखे बिना कि सामने बच्चे हैं, लेडीज हैं, बूढ़े हैं, मार देना गोली। 1600 राउंड गोली के। हाँ बेटा, बेटा आज की डेट में अगर इंडियन आर्मी मजबूर हो जाए उड़ा देगी हम सबको। मैं एक बात कह रहा हूं बेटा, जितनी इंडियन आर्मी थी ना उसके सामने जो ब्रिटिश थे ना वो सिर्फ 5% थे। ये चाहते तो एक एक को उड़ाना शुरू करते ना तो कब का उड़ा चुके होते बेटा। अकेले मंगल पांडे ने पूरा सिस्टम हिला दिया था इनका। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम हम एक नहीं थे बेटा। सोचने की बात है, हम उनको गलत बता रहे हैं। जनरल डायर ने ऑर्डर दिया शूट, और वो जितने लोग खड़े थे वो उठा के सीधा एक गोली उसको मार देते और बोलते साहब हमें तो नहीं पता, कोई गोली मार के भाग गया भाग गया भाग गया, जाओ पकड़ लो। एक भी आदमी नहीं मरता वहां पे। लेकिन उन्होंने एक बार भी सोचा भी नहीं कि इनको क्यों मार रहे हैं। आधा सिस्टम ये लोग खा गए, ये इंडियन थे। आधा सिस्टम हमारे जो मिलिट्री में थे, आर्मी में थे इंडियंस, वो खा गए। और आधा सिस्टम खराब किया हमारे मनी लैंडर्स ने। मैं उस टाइम की कहानी आपको बताता हूं, आपको सुन के लगेगा कि वो लोग जीते कैसे होंगे। प्रोडक्शन किया, 25% बचा क्योंकि 75% तो जमींदार ले गया।
अब घर में कोई काम है, शादी है, कोई काम कर रहा है, पैसा चाहिए, तो ये गए महाजन के पास, मनी लैंडर के पास। कैलसी बढ़ाएगा आपके पास? जब थोड़ी सी कैलकुलेशन करना। उसने मनी लैंडर से 20,000 रुपए लिए, 20,000। अब जो मनी लैंडर थे ना, उनके दो रूल थे। पहली बात तो उनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 50%। अभी बता रहा हूं बेटा, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 50%, और ये लगाते थे कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड ईयरली नहीं, मंथली। तो पहले महीने में 50% के हिसाब से कितने हो गए? 10,000। तो दूसरे महीने में अमाउंट हो गया 30,000। 30,000 का 15% कितना हो गया? 45,000 तीसरे महीने में। चौथे महीने में 45,000 का 50% कितने हो गए बेटा? नेक्स्ट मंथ में 1,00,000, 1,00,000 लगा लेते हैं। नेक्स्ट मंथ में, और उसके अगले महीने में 6 महीने में फसल कटती थी। 6 महीने बाद किसान आता है और कहता है भैया जो 20,000 रुपए दिए थे ना, ये तो आपके 20,000 पकड़ो, इंटरेस्ट कितना देना है वो बताओ। वो बोलता है बावड़े तेरा इंटरेस्ट है 1,00,000 रुपए महीने का, और तेरा प्रिंसिपल है 2,00,000 रुपए। अभी 1,00,000 रुपए आपका इंटरेस्ट का और 2,00,000 प्रिंसिपल लिया, और तेरे जमीन के कागज ले जा। तो बोलता था एक काम कर लाला, जमीन ही रख ले, क्योंकि ये पैसा मैं कभी चुका ही नहीं पाऊंगा। वो मनी लैंडर्स भी इंडियंस ही थे बेटा। ब्रिटिश रूल, सारी गलती ब्रिटिश की थी, क्योंकि वो मनी लैंडर्स जो थे वो ब्रिटिश ही तो थे, वो जमींदार ब्रिटिश ही तो थे, वो गोलियां चलाने वाले ब्रिटिश ही तो थे, इंडियंस थे। तो बेटा ब्रिटिश की कोई गलती नहीं थी बेटा, गलती थी हम लोगों की, और आज भी गलती हम लोगों की ही है। सरकार कोई प्लान बनाती है, हम लोग धरना देने के लिए बैठ जाते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं, ट्रेन में आग लगा देते हैं। तो आज भी तो नुकसान अपन अपने ही कर रहे हैं बेटा, कभी नहीं सुधरेंगे, छोड़ो। आजादी के बाद 1947 में हम गलती से आजाद हो गए थे बेटा। तो गलती से ही हुए थे हम, जानबूझ के नहीं हुए थे हम, गलती से आजाद हो गए थे बेटा। क्योंकि हमारे देश के एक महान व्यक्ति का कहना था, पर्सन का, कि ब्रिटिश हमें जल्दी छोड़ के चले गए, इन्हें कम से कम 10 साल और रुकना चाहिए था, ताकि हमें सिखा पाते कि इकोनॉमी को चलाने कैसे है। तो ये जल्दी जा रहे हैं, इन्हें 10 साल और रहना चाहिए। एग्जैक्ट, बिल्कुल। नाइनटीन 48 में देखो, हमने 47 में तो आजाद हुए थे हम लोग, और 48 में अपनी फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी अपन ने बना भी दी थी बेटा अपन ने। इसके बाद हमने इंडिया में प्लानिंग कमीशन बनाया और 5 ईयर प्लान बनाना शुरू किया, और इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन भी अपने 1956 में कर दिया था, यानी नई इकोनॉमिक पॉलिसी हम लेके आ गए थे। लेकिन अब शुरू होती है मेन कहानी। 1947 से लेके 1991 तक हमारी इकोनॉमी में मिक्स इकोनॉमी थी, लेकिन सोशलिस्ट जो थी वो डोमिनेट कर रही थी बेटा।
प्राइवेट सेक्टर के पास कोई पावर्स नहीं थी। क्या हुआ था 1947 में? आजाद होने के बाद हमने सोचा कि आखिर ऐसी कौन सी गलती हुई थी हमसे जिसके लिए इतना लंबा पनिशमेंट मिला 200 साल का। तो जब बैठ के दिमाग लगाया तो एक ही ख्याल आया, हमने एक ही गलती की थी, और वो ये गलती थी कि हमने एमएनसीज को, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस को इंडिया में आने दिया। अगर ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आती ही नहीं तो हम गुलाम बनते नहीं। इसलिए 1947 में हमने कुछ रूल्स बनाए। पहला रूल ये था कि हम एमएनसीज को इंडिया में अलाउ नहीं करेंगे, कोई एमएनसीज इंडिया में नहीं आएंगी। जितना कम से कम रिलेशन रख सकते हैं वर्ल्ड के साथ उतना कम रिलेशन रखेंगे, इसलिए हमने टैरिफ लगा दिए। टैरिफ होता है इंपोर्ट ड्यूटी, और ये सिर्फ 150% थी। यानी कि अगर आपने 100 करोड़ का सामान मंगाया तो 150 करोड़ रुपए टैक्स दे दो, मंगाओ। फिर भी किसी आदमी ने हिम्मत दिखाई कि साहब मैं तो 150% टैरिफ पे भी इंपोर्ट करूंगा, फेरा लगा दिया बेटा हमने। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेक्स कहां से लाएगा, पैसा देंगे नहीं हम। उसने कहा मैं एक्सपोर्ट के बदले इंपोर्ट कर लूंगा। अच्छा, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए, क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस, कि इस क्वांटिटी से ज्यादा ना तो एक्सपोर्ट कर सकते हो ना ही इंपोर्ट। खत्म, आप कर ले भैया। सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन 80s में इंडिया के हालात बिगड़ने लगे और फिर आया 1991। नहीं बेटा, एलपीजी से पहले तो बहुत कुछ हुआ इकोनॉमी में। 1991 में हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व खत्म हो गए। अब बचा $1.1 बिलियन, और हम इंपोर्ट कर सकते थे ओनली फॉर 3 वीक्स। 3 वीक के बाद इंडिया इंसॉल्वेंट होने वाला था। अरे कोई एक दो आदमी नहीं, कंट्री, पूरी कंट्री क्या होने वाली थी? इंसॉल्वेंट। लोग खुशी मना रहे हैं, बोले बढ़िया, बर्बाद हो गया इंडिया, कहानी खत्म, अब अपना कब्जा करेंगे इस पर। हमारे पीएम पीवी नरसिम्हा राव ने फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह से कहा कि अब इकोनॉमी को कैसे भी करके बचाना है। तो बोले एक काम करते हैं, एक बार तो लोन ले लेते हैं ताकि एक बार तो स्टेबल हो, फिर सोचेंगे। लोन मांगने गए वर्ल्ड बैंक से, मना कर दिया उसने। आईएमएफ के पास गए, मना कर दिया उसने। आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, मना कर दिया। एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, मना कर दिया। किसी ने भी इंडिया की हेल्प नहीं की। बोले क्यों? क्योंकि आप तो इंसॉल्वेंट होने वाले हो और डूबते हुए को कोई पैसा देने को तैयार नहीं है। श्रीलंका को देख लो बेटा, जैसे श्रीलंका के हालात चल रहे ना, बस हम लोगों ने दंगे नहीं किए, लेकिन पैसे की हालत उनकी और हमारी एक जैसी थी बेटा, बर्बाद। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना गोल्ड मॉर्गेज रखा बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास। आखिर में काम वही आए और उन्होंने हमें लोन दिया। बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड ने तो राज किया था हम पे, लेकिन हमारा गोल्ड मॉर्गेज रख के उन्होंने हमें लोन दिया। अब इंडिया के पास पैसा था और 24 जुलाई 1991 को हमने एलपीजी पॉलिसी स्टार्ट कर दी। हाँ बेटा, समझो, जब आदमी मर जाएगा उसके बाद इलाज का क्या फायदा बेटा? मर जाएगा आदमी, उसके बाद इलाज का क्या फायदा बेटा? हमें 3 वीक का टाइम बचा था, पहले इसको बचाते कि पहले एलपीजी अनाउंस करने जाते बेटा? तो पहले हमने अपने आप को बचाया, इसके बाद अनाउंस किया, क्योंकि उसके बाद हमें फायदा दिख रहा था बेटा। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले ये जो एमएनसीज के आने पर रोक लगा रखी थी, इनको हमने वेलकम किया।
आ जाओ और अपने साथ बहुत सारा पैसा लेके आओ। टैरिफ को हमने रिड्यूस कर दिया बेटा, फेरा की जगह फेमा आ गया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और सारे क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस खत्म। इंडिया ओपन इकोनॉमी था और बहुत सारी एमएनसीज इंडिया में आई और अपने साथ बहुत सारा पैसा लेके आई, तो गरीब इकोनॉमी अचानक से अमीर हो गई। कल तक खाने की रोटी नहीं थी, एक आदमी बैठा सोच रहा है कोई 100 रुपए दे दे तो मजा आ जाए, ऐसा कोई आदमी बैठा हो, इतने में एक आए 1 लाख दे गया, दूसरा आया 5 लाख दे गया, तीसरा आया 1 करोड़ दे गया, चौथा आया 10। अच्छा अरे मैं तो स्ट्रांग हो गई इकोनॉमी, क्या हो गई स्ट्रांग, जबकि डूब चुकी थी हमारी इकोनॉमी। और अगर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने नहीं बचाया होता ना, तो आज हमारी इकोनॉमी कब की खत्म हो गई होती, आज से करीबन 32 साल पहले। लेकिन उसको बचाने वाले कौन थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। एलपीजी पॉलिसी मजबूरी में लाई गई थी इंडिया में, इच्छा से नहीं, और उस टाइम हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा था, इसलिए हम लेके आ गए बेटा एलपीजी। बड़ी अजीब सी लाइफ थी इस टाइम में, 1947 टू 91, और बड़ी अजीब लाइफ है ये। कंपेयर करोगे बड़ा मजा आएगा बेटा आपको, लेकिन ये कंपेयर करेंगे अपन कल, तो कल मिलते हैं बेटा, कल कंपेयर करते हैं, मजे करो बेटा।